तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज के बारे में जो मैंने आपको इस वीडियो में रखा है। और वो चैलेंज ये है कि आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देख पाओगे। आई एम 100% श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देख ही नहीं सकते, और जो लोग वीडियो को एंड तक नहीं देख सकते यानी वो लोग चैलेंज हार जाएंगे, और जो लोग चैलेंज हारेंगे उन्हें बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप चैलेंज जीत जाते हो तो आप ऐसे ही नहीं जाओगे, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज दे के जाऊंगा। और ये टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम वीडियो को पूरा देख के प्राइज लेना चाहते हो या फिर चूतियों के जैसे छोड़ के चले जाना चाहते हो। तो बस अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं कि ये टॉपिक मैंने थॉर सुपरमैन को लड़वाया नहीं है, जबकि इस बार मैंने थॉर और सुपरमैन को एक साथ टीममेट्स की तरह खड़ा किया है, और दूसरी साइड से होंगे सेंट्री एंड सैचम। यानी एक तरफ से थॉर और सुपरमैन भारी पड़ेंगे और दूसरी तरफ से ये दोनों, मतलब कतई जहर फाइट होने वाली है। और इस फाइट का पूरा मजा सिर्फ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो प्लीज़ यार वीडियो छोड़ के मत जाना और ना ही स्किप करना। तो अब शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को मैंने 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिवाइड किया है जो डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम है ज़्यादा पावरफुल। तो पहला पॉइंट है इनमें कौन ज़्यादा पावरफुल है, दूसरा पॉइंट है कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और तीसरा पॉइंट है कौन ज़्यादा फास्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जैसे कि ये यूट्यूबर्स करते हैं, मैं आपको सीधा मेन मुद्दे पे आके बताऊंगा। और वो मुद्दा ये है कि सुपरमैन ने इन्फिनिटी उठा रखा है। अभी इटर्निटी की सौतेली बहन वाली इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ पेजेस वाली बुक उठा के रखी है। अब तुम खुद लॉजिक लगाओ, अगर उसमें इन्फिनिटी नंबर ऑफ पेजेस है देन डेफिनेटली उसका वेट भी इन्फिनिटी ही होगा। अब मुझे नहीं पता इसने कैसे उठा लिया, बट उठाया तो है, यानी फिर सुपरमैन इन्फिनिटी उठा सकता है। अब बात की जाए सैजम की, तो सैजम महाशय भी इसी कांड में शामिल थे। ये भी गुरु के बाप को हुआ है, ये भी सुपरमैन के साथ मिल करके इस बुक को उठाने में हेल्प कर चुके हैं, यानी ये भी इन्फिनिटी उठा सकते हैं। तो सेंट्री महाशय ने भी बहुत बड़े बड़े कांड करके दिखाए हैं। सेंट्री महाशय ने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को बराबरी की टक्कर दी है। अब मैं बता दूं कि हल्क की स्ट्रेंथ इन्फिनिटी है, और ये तो फिर हल्क का एक अपग्रेडेड वर्जन है, यानी इसकी स्ट्रेंथ भी इन्फिनिटी ही होगी। और अगर किसी ने इन्फिनिटी को मैच किया है तो उसकी स्ट्रेंथ भी इन्फिनिटी ही होगी, यानी यहाँ से भी प्रूफ हो जाता है कि सेंट्री की स्ट्रेंथ भी इन्फिनिटी ही होगी। अब बात कर लेते हैं थॉर की, द गॉड ऑफ थंडर थॉर की। तो थॉर ने उठा रखा है 9 यूनिवर्सेस, उठा नहीं रखा, उनको पुश कर रखा है। अब देखो, अगर आप ये सोचते हो कि रेलम का मतलब प्लैनेट होता है देन आप गलत हो, क्योंकि रेलम का मतलब प्लैनेट नहीं होता है, यूनिवर्स होता है, और ये खुद मार्वल ने कंफर्म किया है। तो यहाँ पे पागलपंती मत करो। तो थॉर ने यहाँ पे पुश कर रखा है 9 यूनिवर्सेस को, और एक यूनिवर्स का वजन होता है इन्फिनिटी, यानी थॉर भी इन्फिनिटी उठा सकता है। तो हैंस प्रूव्ड चारों कैरेक्टर्स आर एबल टू लिफ्ट इन्फिनिटी। अब मैं आपको 20 रुपए दो तो एक बहुत ही पते की बात बताऊं। अच्छा पैसे मत दो, मैं ऐसे ही बता देता हूं। मार्वल और डीसी वालों ने हमारा इतना गंदा काटा है जितना KGF 1 में हीरोइन का नहीं काटा गया होगा। लिटरली हर कैरेक्टर को इन्फिनिटी की पावर दी गई है, और मैं इन्हें कंपेयर कर रहा हूं। तो सोचो कितना ज़्यादा परिश्रमी बालक हूं, और तुम इस परिश्रमी बालक के लिए एक लाइक तक नहीं कर सके, तो ठोको लाइक। और अब मैं बात कर रहा हूँ ड्यूरेबिलिटी की। तो ड्यूरेबिलिटी में जो सबसे पहले अपना झंडा गाड़ के बैठा है वो है सेंट्री, क्योंकि एक तो ये इमोर्टल है, ऊपर से इसके पास रीजनरेशन कैपेबिलिटी है, वो भी ऐसे वैसे लेवल पे नहीं, इसके पास रीजनरेशन कैपेबिलिटी है मॉलिक्यूलिक लेवल पे। अब जानते हो मॉलिक्यूलिक लेवल क्या है? वैसे मुझे भी नहीं पता, बता देना। अब जो दूसरे नंबर पर है ड्यूरेबिलिटी के मामले में वो है थॉर। अब मुझे पता है तुम लोगों को दया वाली फीलिंग आ रही होगी, लेकिन मैं बता दूं वो सचमुच दूसरे नंबर पे है। अब देखो, मानता हूं कि सुपरमैन के पास कमाल की ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन थॉर के पास उससे ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है, ये कंफर्म्ड है। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब थॉर के पास तो एक उसका बेल्ट है जिसकी हेल्प से उसकी ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, और जो कि क्लियरली उसे सुपरमैन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। उसके अलावा थॉर के पास उसका एक आर्मर है, और वो आर्मर स्कार्डियन स्टील से बना हुआ है जो भारी से भारी अटैक को भी काफ़ी ईजिली झेल सकता है। और अब भी कुछ ऐसे फीट्स हैं जैसे गैलेक्टस के अटैक खाना और ऑर्डिन फोर्स तक का अटैक खाना, यानी थॉर ने बहुत बड़े काबिल तारीफ फीट शो किए हैं ड्यूरेबिलिटी में, जो ईजिली सुपरमैन के फीट्स को राइबर कर लेते हैं। लाइक सुपरमैन सन्स के कोर में गया है, सन्स को खींचा भी है, एडम वॉरलॉक और सैजम के पंचेस भी खाए हैं, काबिल तारीफ ड्यूरेबिलिटी भी होल्ड करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसे सोढ़ा किसी से भी कंपेयर कर दोगे। रियली थॉर की ड्यूरेबिलिटी एज कंपेयर टू सुपरमैन काफ़ी ज़्यादा है। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो CBR.com में चले जाओ, अभी इन दोनों का कंपैरिजन हुआ है, और दोनों में साफ साफ क्लियरिफाई कर चुके हैं कि ड्यूरेबिलिटी में थॉर सुपरमैन से कई ज़्यादा आगे है। और अगर अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें एक प्रूफ देता हूँ। तो वंडर वुमन ने लात मार मार के सुपरमैन को बेहोश कर दिया था, यानी अगर वंडर वुमन के पंचेस सुपरमैन को बेहोश कर सकते हैं तो वो क्लियरली सुपरमैन की इतनी भी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी हो वो थॉर को मैच नहीं कर सकती।
और सुपरमैन और सेजम की ड्यूरेबिलिटी सेम लेवल की है, ये बात माननी पड़ेगी। आप कह सकते हो कि सुपरमैन सेजम से ज़्यादा ड्यूरेबल है, हल्का फुल्का ज़्यादा ड्यूरेबल है, ये बात सच है, लेकिन लगभग सेम लेवल पे हैं ये। और वैसे भी हमें क्या करना है थॉर और सुपरमैन को कंपेयर करके, जब ये टीममेट्स हैं, तो अगर थॉर और सुपरमैन को सेंट्री एंड सेजम से कंपेयर किया जाए, देन सेंट्री एंड सेजम ज़्यादा ड्यूरेबल है एज कंपेयर टू थॉर एंड सुपरमैन। एक तो सेंट्री के पास रीजनरेशन एबिलिटीज है, ऊपर से वो इमोर्टल है, मतलब कुछ भी कर लो, सेंट्री और सेजम की टीम थॉर एंड सुपरमैन की टीम से ज़्यादा ड्यूरेबल है तो है। सो गाइज, आज इस कंपैरिजन वीडियो में मैं आप लोगों को 2 पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, स्पीड और रिफ्लेक्शन। पर उससे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं हूँ कोबरावर्स चैनल से, और मुझे आज थंडरस्ट्राइक ने अपने साथ कोलैब वीडियो में बुलाया है, और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने पॉइंट्स पे चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग का स्पीड। अब स्पीड पॉइंट सुनते ही आप लोग के दिमाग में रेस का दौड़ गया होगा कि सब लोग रेस कर रहा है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। आप लोगों को मैं एक सिनारियो दे देता हूँ, उस पर लेके सोचिए। अगर कभी थॉर और सुपरमैन रेस करते हैं, वैसे हमको पता है कि नहीं हो पाएगा, पर तब भी सोच के देखते हैं कि करते हैं, दोनों में क्रॉस ओवर हुआ, वो लोग कर रहे हैं, तो उन दोनों में कौन जीतेगा। अब आप लोग बोले, कुछ लोग बोलेंगे थॉर जीतेगा, कुछ लोग बोलेंगे सुपरमैन जीतेगा, और कुछ लोग बोलेंगे सीधा कि सुपरमैन तो बेटा बुलेट की स्पीड से दौड़ता है। तो आप लोग गलत हैं, एकदम साफ साफ गलत है। आप लोग का काट रहा है मूवी, उतना मूवी पे भरोसा मत किया कीजिए। मैं भी वही सोच रहा था, आज मुझे पहली बार पता चला, थंडरस्ट्राइक से ही पता चला कि मैं गलत हूँ। पूरा मूवी पे उतना भरोसा नहीं करना चाहिए। तो कॉमिक के अनुसार जो सुपरमैन है वो 9 बिलियन टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर आप इस हिसाब से लेते हैं तो सुपरमैन बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा ही तेज़ है। पर क्या वो थॉर को हरा सकता है? तो उसका जवाब मैं आप लोगों को सीधा दे देता हूँ, हाँ, वो थॉर को हरा सकता है, क्योंकि थॉर जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा तेज़ है स्पीड ऑफ लाइट से। तो अगर इन दोनों में कभी भी रेस होता है तो सुपरमैन उसे ईजिली हरा देगा बिना किसी डाउट के। पर अपने दूसरे पेयर पे चलते हैं, वो है शेज़ैम और सेंट्री। अब जो शेज़ैम है वो स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ है, ये पता है सबको, पर सेंट्री का क्या? सेंट्री भी तो बहुत तेज़ है। और पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ जाता है कि सेंट्री का जो मैक्सिमम स्पीड है, मतलब सबसे ज़्यादा जो स्पीड है ना, वो उस पॉइंट पर आके स्पीड ऑफ लाइट को टच करता है, बस वो पार नहीं जाता, टच ही कर पाता है सिर्फ। तो इस जगह पे भी डीसी जीत चुका है। तो स्पीड के मामले में तो भाई साहब डीसी बहुत आगे है। तो अब हम लोगों को देखना है रिफ्लेक्शन के मामले में आखिर कौन आगे है। स्पीड में तो डीसी जीत गया, पर रिफ्लेक्शन में कौन आगे है, तो चलिए देखते हैं। रिफ्लेक्शन के पॉइंट में हम लोग पहले नंबर 1 पे रखेंगे सुपरमैन को। सुपरमैन का रिफ्लेक्शन, ओ भाई साहब, आप लोगों को जस्टिस लीग का वो सीन तो याद ही होगा, क्या फ्लैश को नज़र घुमा के देखा था, आहा। अब आता है शेज़ैम की रिफ्लेक्शन, अगर आप 10 आउट ऑफ 9.5 ले सकते हैं, मतलब वो सुपरमैन से लगभग थोड़ा 0.5 ही % उसका रिफ्लेक्शन कम है। जितना भी रिफ्लेक्शन सुपरमैन का है, सेम रिफ्लेक्शन शेज़ैम का है, पर बस थोड़े पॉइंट से उसका रिफ्लेक्शन कम है। अब इस जगह पे आप लोग सोचेंगे नहीं, थॉर तो भाई साहब राजा है, थॉर का तो एकदम रिफ्लेक्शन ऐसा होगा कि सुपरमैन का भी फाड़ दे, अच्छे से फाड़ दे। पर यहाँ आप लोगों का दिल टूटने वाला है, क्योंकि थॉर का रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे सबसे कम है, मतलब सेंट्री से भी कम है। अगर सेंट्री का आप लोग पॉइंट लेते हैं तो वो 10 आउट ऑफ 9 आएगा, मतलब सुपरमैन शेज़ैम से नीचे। पर थॉर का 10 आउट ऑफ 8 आता है। तो वैसे मुझे ऑब्वियस भी था ये चीज़, रिफ्लेक्शन के मामले में थॉर थोड़ा सा पीछे है भी। पर अब मैं आप लोगों को सीधा सीधा कुछ रिजल्ट्स बता देता हूँ कि रिजल्ट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपको आता है स्पीड में सुपरमैन का जवाब नहीं, उससे रेज इन चारों में कोई नहीं। उसके बाद आता है थॉर, उसके बाद आता है शेज़ैम, फिर सेंट्री। तो हु इज मोर पावरफुल, ये वाला पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं। मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको एक चैलेंज दिया था, लेकिन वो चैलेंज मैं सक्सेसफुली जीत चुका हूं, क्योंकि आप में से 50% लोग अभी तक वीडियो छोड़ के चले जा चुके होंगे। अभी भी ये बात क्लियर नहीं हुई तो मैं आपको 2-3 दिन वीडियो के पब्लिश होने के बाद बता दूंगा, फिर देखेंगे कि कौन जीता इस चैलेंज में। तो बाय द वे बात कर लेते हैं कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो पावरफुल में सबसे पहले हम नॉर्मल पावर्स को कंसीडर करेंगे, यानी लगभग लाइटनिंग, लेजर्स, सुपर फ्लाइट, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, ये लगभग हर सुपर हीरो में प्रोवाइड होती है। तो यहाँ पे हम मेनली कंपेयर करने जा रहे हैं लाइटनिंग को लेजर से, जहाँ एक तरफ है सुपरमैन एंड
थॉर जिनके पास लाइटनिंग एंड लेजर है। सेम एज दूसरी साइड भी है सेंट्री एंड सेजम जो लेजर और लाइटनिंग प्रोजेस करते हैं। तो अब कंपेयर करते हैं थॉर और सेजम की लाइटनिंग को। तो देखो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सेजम के पास ज्यूस की लाइटनिंग है, और जानते हो भाई ज्यूस कितना ज़्यादा पावरफुल है, और डेफिनेटली ज्यूस की लाइटनिंग ऑडिन जितनी पावरफुल होगी। तो थॉर तो गया काम से। तो मैं उनसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सेजम के पास सारी पावर्स नहीं है ज्यूस की, और ना ही ज्यूस की 100% पावर है। और अब भी जिन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा, मैं उन्हें बता देता हूं कि अगर सचमुच सेजम के पास 6 गॉड्स की पूरी यानी 100% पावर होती तो वो इस मैच में, इस कंपैरिजन में घुइयां नहीं छील रहा होता, वो एक अलग ही लेवल का बंदा बन चुका होता। और फिर थॉर, सुपरमैन, इस तरह के चिरकुट गॉड से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसको। आई मीन ये चिरकुट नहीं है, लेकिन जब इतनी सारी पावर्स होती है उसके पास तो वो उनके सामने चिरकुट ही लगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लियरली बताया जा सकता है कि सेजम के पास हर गॉड की पावर नहीं है, तभी तो वो सुपरमैन से कंपेरेबल है। तो यहाँ पे उसके पास ज्यूस की फुल लाइटनिंग का कोई भी एक्सेस नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली थॉर ज़्यादा पावरफुल है, फिर कहें तो थॉर की लाइटनिंग ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू सेजम। तो अब उन सुपर हीरोज या कैरेक्टर की बात कर लेते हैं जो गर्मियों में और ज़्यादा गर्मी फैला के चुतियापा पैदा करते हैं, जैसे कि सुपरमैन एंड सेंट्री। तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो हमारे पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे हम प्रूव कर सकें कि सुपरमैन की लेजर ज़्यादा पावरफुल है या फिर सेंट्री की ज़्यादा पावरफुल है। सो मैंने यहाँ पे इन दोनों को इक्वल पावरफुल रखा है। हमें ये तो पता है कि सुपरमैन की जो लेजर है वो सन के कोर जितनी गर्म है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सेंट्री की लेजर कितनी गर्म है। सो हम इनको कंपेयर कर ही नहीं सकते। सो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, यानी मेन पावर में जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे वो होंगे थॉर और सुपरमैन की टीम, क्योंकि थॉर ऑलरेडी सेजम को और पावर कर चुका है। तो अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स की, जिसकी पावर देख करके गैलेक्टस तक की फट जाती है। ये थॉर के केस में हुआ था। तो अगर बात की जाए सुपरमैन की, तो सुपरमैन के पास बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, जिसमें उसकी एक ब्लेड भी आती है। हाँ, सुपरमैन के पास एक तलवार भी रह चुकी है जिसे स्वॉर्ड ऑफ सुपरमैन कहते हैं, जो कि कतई बहुत जहरीली है, लेकिन हम उसको ऐड नहीं करेंगे। और उसके बाद उसकी जो दूसरी पावर है वो है सोलर फ्लेम। अब इस पावर में जो सुपरमैन की जितनी भी गर्मी है वो उसके हर एक बॉडी पार्ट से निकल के जाती है, और जिसके पास भी लगती है उसका कल्याण होने से कोई नहीं बचा सकता। अब ये पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अब तुम खुद सोचो, जिसके पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन जितनी पावर है, ये सेंट्री के केस में था, लेकिन सेंट्री और सुपरमैन लगभग इक्वल पावरफुल है। और जो सन के कोर में भी जाके रह चुका है, उसके पास कितनी गर्मी होगी, यानी ये कतई जहर वाला वेपन है, और इसकी हेल्प से किसी भी आदमी को काफ़ी ईजिली ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी सुपर हीरो को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि उन सब की ड्यूरेबिलिटी कई ज़्यादा है सोलर फ्लेम के कंपैरेबली। तो अब बात कर लेते हैं दूसरी वाली टीम, यानी कि सेंट्री और सेजम की। तो इन दोनों के पास कोई बहुत ही खास लेवल की पावर नहीं है। अब सेजम के पास फ्यूचर मैनिपुलेटिंग और कुछ ऐसी नॉर्मल पावर्स हैं, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती वो फाइट को। और अगर बात की जाए सेंट्री की, तो सेंट्री इमोर्टल है, उसके पास रीजनरेशन कैपेबिलिटीज़ है, वो भी मॉलिक्यूलिक लेवल पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाली पावर ऑफ सेंट्री ऑलरेडी काउंट कर ली गई है ड्यूरेबिलिटी पॉइंट में। विश्वास ना हो तो जाके पीछे कर लो वीडियो, फिर से देख के आओ, फिर पता चलेगा। तो अब बात कर लेते हैं थॉर की। तो थॉर के पास एक ऐसा वेपन है जिसकी हेल्प से गैलेक्टस और यहाँ तक कि यूनिवर्स को, मैं लिटरली मजाक नहीं कर रहा, और यूनिवर्स को मजाक करने की चीज़ भी नहीं है, पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और वो है गॉड ब्लास्ट। अब इस गॉड ब्लास्ट की हेल्प से उसने मल्टीवर्सल मेकाबोसी तक को हर्ट किया है। अब वो क्लियर नहीं है कि वो गॉड ब्लास्ट किया कि नहीं, लेकिन किया है। और उसके अलावा इस गॉड ब्लास्ट की पावर इतनी ज़्यादा है कि बड़े आराम से किसी भी पावरफुल सुपर हीरो, लिटरली कॉस्मिक लेवल पावरफुल सुपर हीरो तक को किल कर सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो इस फाइट का पूरा रुख चेंज कर सकती है, वो ये है कि गॉड ब्लास्ट किसी भी सुपर हीरो को मार सकता है, इंक्लूडिंग सेंट्री। अब मुझे पता है सेंट्री इमोर्टल है, लेकिन गॉड ब्लास्ट इमोर्टल्स को भी किल कर चुका है। अब एक और चीज़ बताता हूँ कि जो मिडगार्ड सरपेंट था वो भी इमोर्टल था, लेकिन गॉड ब्लास्ट की वजह से वो भी मारा गया, सो सेंट्री भी मारा जाएगा। सेंट्री के पास मॉलिक्यूलिक लेवल पे रीजनरेशन की कैपेबिलिटी है, लेकिन गॉड ब्लास्ट एटॉमिक लेवल पे डिस्ट्रक्शन करता है। और जिसको नहीं पता मैं बता दूँ कि मॉलिक्यूल एटम से बहुत बड़ा होता है, यानी जिस लेवल पे वो कर सकता है रीजनरेशन, उस लेवल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा गॉड ब्लास्ट। और लिटरली गॉड ब्लास्ट के अटैक से सेंट्री भी नहीं बच सकता। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा, और इतना सोच डाला कि बड़े आराम से 40-50 मिनट की वीडियो बना दूं। आप चाहो तो मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो इस टॉपिक पे बना भी सकता हूं, कमेंट में बता देना। बाय द वे अब बात करते हैं चैलेंज की। तो देखो, चैलेंज में अब तक 20 to 30% लोग ही बने होंगे, तो मैं आपके प्राइस के बारे में बता देता हूँ।